हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अंग्रेजों के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। यहाँ पे 90% जनसंख्या गांव में रहती थी और यहाँ पे कृषि और दस्तकारी यहाँ बहुत ही अच्छी थी, अच्छी दशा में थी। तो कुछ ऐसी कुप्रथाएं तब भी थी, आज भी हैं कुछ ऐसी कुप्रथाएं जो प्रचलित थी। उन प्रथाओं के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। पहले तो हम इनको ऐसे देख लेते हैं, फिर इनको हम चित्रों के माध्यम से सब समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रथाएं थी। आइए, ददनी प्रथा पहले हम देख लेते हैं। ददनी प्रथा दूसरी हमारी है कमियोटी प्रथा। ध्यान देखिए, कमियोटी प्रथा। तीसरी हमारी है दुबला हाली प्रथा। चौथी हमारी है तिनकटिया प्रथा। अब ये क्या था, ददनी प्रथा क्या था? ये ब्रिटिश व्यापारी जो आते थे, ब्रिटिश व्यापारी ये क्या करते थे, भारतीय जो उत्पादक थे, कारीगर थे और कुशल कारीगर, उन कारीगरों के साथ क्या करते थे, एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कॉन्ट्रैक्ट रूप में उनको धन दे देते थे और वो धन से जो है, देखिए शुरू में इससे फायदा भी हुआ, उसको अभी हम समझाते हैं कि कैसे फायदा हुआ है। तो उसको उनको अग्रिम धन दे देते थे, तो यही होता था ददनी प्रथा। अभी हम इस चीज को अच्छे से समझाते हैं। फिर कमियोटी प्रथा। ये कमियोटी प्रथा क्या है? ये कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जात के लोग ब्याज पे ही पूरी जिंदगी इनकी चली जाती थी। ये उड़ीसा में प्रचलित था। तीसरा हमारा दुबला हाली। ये भूदास थे। ये क्या थे? भूदास थे। अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। तिनकटिया प्रथा जो है किसानों और अंग्रेज बागान मालिकों का एक ये भी अनुबंध था, ये भी कॉन्ट्रैक्ट था। तो इनको अब हम चित्रों में उस समय देख लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, 90% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती थी। कृषि और दस्तकारी उस समय का प्रमुख व्यवसाय था। गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे। क्यों आत्मनिर्भर? संचार व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। व्यवसाय कैसा था? वंशानुगत था। इसको ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय कैसा था? वंशानुगत था। अब आइए हम एक एक चीजों को चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। ये ददनी प्रथा क्या है? ददनी प्रथा क्या है? देखिए, उस समय जो है वो अंग्रेज व्यापारी आते थे। थोड़ा सा हम चित्रों के माध्यम से देखते थे। जैसे इन लोगों सूरत में जो है, यहाँ पे ऐसे सूरत में इन्होंने अपनी ये कोठियाँ बनाई हुई थी। ये कोठी बनाए हुए थे ऐसे। यहाँ पे इनके मुसलीपट्टनम में कोठी थी। ऐसे ये लोग कोठियाँ बनाया हुआ करते थे, कोठियाँ बनाते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश व्यापारी, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश व्यापारी, ये ब्रिटिश व्यापारी क्या करते थे, भारतीय कारीगरों से, भारतीय किसान से, कारीगर से ये क्या करते थे, भारतीय किसान या कारीगर जो भी रहते थे उनसे क्या करते थे कि ये समझौता कर लेते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, ये संविदा करते थे, करार करते थे, संविदा करते थे कि हमको इतना सामान चाहिए, उसके बदले में इनको अग्रिम पेशगी दे देते थे। यानी कि अग्रिम पेशगी दे देते थे, कुछ पैसा इनको दे देते थे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जैसे पूरा समझ लीजिए इसको। जैसे इन्होंने कहा इस समय ठंड का मौसम है, साल, जैसे ये कहे कि हमको 100 साल, ओढ़ने वाली साल, वर्ष वाला साल नहीं, ओढ़ने वाली साल, कि ये कह दिए कि हमको 100 साल जो है आप बना के देंगे। ये कौन कहा? ब्रिटिश ने कहा। और एक साल का दाम ये तय किए, एक साल का दाम जो है, एक साल का या स्वेटर का दाम जो है 5 रुपए है। अब ये अग्रिम रूप से उनको क्या करते थे कि 500 रुपया या 400 रुपया जो है, या 500 रुपया, 500, तो वो इनको 500 रुपया दे देते थे। कि अब ये क्या है कि इनको 100 साल बना के, जो भारतीय कारीगर है, अब भारतीय कारीगर जो है ये 100 साल बना के इनको क्या करेगा, अंग्रेजों को देगा। जैसे जो भी अपना ये समय के अनुसार तय करते थे, 1 वर्ष तय करते थे, 6 माह के लिए तय करते थे। जैसे यहाँ पे ये एक अंग्रेज हो गया, अंग्रेज व्यापारी है, ये एक भारतीय। अब इस भारतीय से एक करार किया, इससे कहा कि आप हमें कितना साल देंगे, 100 साल इनको बनाना है, 100 साल बनाना है। और ये जो है इनको कितना रुपया दिया, 500 रुपया जो है इनको दे दिया। अब ये 500 रुपया अग्रिम में दे दिया। अब ये अग्रिम में दे दिया
तो अब इनको 100 साल जो है ये बन गए कि इनको 100 साल जो है बना के इस अंग्रेज को देना था और ये ले जाके अपनी कोठी में रखते थे, कोठी से फिर ले जाके विदेश में इनको बेच के अच्छा मुनाफा कमाते थे। तो इससे शुरू में फायदा हुआ। शुरू में तो वास्तव में ये ददनी प्रथा थी, इस ददनी अग्रिम पेशगी थी, इससे फायदा हुआ। इससे क्या शुरू में फायदा हुआ जरा उसको भी देख लीजिए। ये तो भारतीयों के लिए एक नया बाजार मिल गया। भारतीयों को ये कंपनी ने, ब्रिटिश व्यापारी जो थे ये यूरोप में बाजार उपलब्ध करा दिए। और दूसरा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ये योगदान दिए, ये कुछ न कुछ उसमें ऐसा अग्रिम दे के जो है करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये बड़ा घाटे का होने लगा। शुरू में इसमें फायदा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बड़ा घाटे का होने लगा। बाद में जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई, यानी कि 1757, 1764, जब ये स्थापित हो गई जो है, तब वहीं पे ये ददनी प्रथा से बड़ा नुकसान होने लगा। अब क्या करते थे, ये जबरदस्ती करते थे। अब ये जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती कम दामों पे ही पेशगी करना चाहते थे और कहते थे कि आप इतना सामान इतने ही पैसे में हमको बना के दीजिए। देखिएगा इसका दो रोल है। एक तो शुरू में ये फायदेमंद भी रहा कि भारतीयों को यूरोपीय बाजार उपलब्ध हो गया, यानी भारतीय सामान को जो है, भारतीय जो सामान बनते तो यूरोप में बिकने लगे और उससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रॉफिट में आई। तो शुरू में जो यहाँ का व्यापार था ना, वो हमारे पक्ष में था। जब ब्रिटिश व्यापारी आए तो व्यापार यहाँ, निर्यात हम ज्यादा करते थे, आयात कम करते थे। निर्यात ज्यादा था, आयात कम था। लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कब्जा कर लेती है तो यही ददनी प्रथा खतरनाक हो जाती है। तो इसमें क्या करते थे, अब जबरदस्ती की बात आ गई। अब ये कारीगरों को जबरदस्ती करते थे, कम दाम पे इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कम दाम पर इनसे संविदा करते थे और चाहे उसमें काला पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे जो भी पड़े, इतने ही पैसे में इनको, इतने ही दाम में उनको सामान देना होता था। तो ये बड़ा घातक हुआ बाद में। तो हमें आशा होगा कि ये बात समझ में आपको आई होगी कि ददनी प्रथा थी। अब दूसरी प्रथा को हम देखते हैं, ये कमियोटी प्रथा। कमियोटी प्रथा क्या है? कमियोटी प्रथा ये है कि ये एक साहूकार हो गए या जमींदार, एक साहूकार या जमींदार या साहूकार जो भी रहते थे, और यहाँ पे एक कृषक अब ये कृषक क्या करता था कि ये कृषक जो था, ये कृषि दास के रूप में ये कैसे बनता था। ये कृषक क्या करता था, अपनी शादी या अन्य कोई कार्यक्रम या किसी दवा के लिए या किसी चीज के लिए इनसे उधार ले लेता था, साहूकारों से उधार ले लिया। जैसे हमने कहा कि ये कृषक जो है, कृषक इस साहूकार से 100 रुपया उधार लिया, 100 रुपया उधार लिया। अब ये 100 रुपया उधार लिया। अब 100 रुपया उधार लेने के बाद इस साहूकार का, जैसे इसने मान लिया आज के समय में 2022 में 100 रुपया इनसे लिया। अब 2022 में 100 रुपया लिया, इनका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता था, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से ये ब्याज लगाते थे। अब इनका जो ये मूलधन है, ये तो मूलधन बना ही रहता था। अब ये ब्याज चुकाने के चक्कर में, जैसे ये 100 रुपया दिए और इसका ब्याज मान लिया इनका 20 रुपया हो रहा है, तो इनको हर साल तो ये बेचारे जो है ब्याज चुकाने नहीं चले जाते थे। और ब्याज, मूलधन तो अभी छोड़ दीजिए, ब्याज चुकाने में ही इनका पूरा जीवन चला जाता था। और जीवन भर ये क्या करते थे, इनके दास बने रहते थे, यानी कि इन साहूकारों, जमींदारों की ये गुलामी करते रहते थे, कृति दास बन जाते थे। तो ये बड़ी ही घटिया प्रथा थी उड़ीसा में। तो देखिए, ये ज्यादा करके क्या होता था कि इसमें ये फंस जाते थे चंगुल में और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। कई फिल्मों में ऐसा दर्शाया गया, आप देखेंगे हिंदी सिनेमा में इस विषय को उठाया गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी ले लेती थी तो उसका पता चला कि अगली पीढ़ी भी जो है उस ब्याज को चुकाने के लिए वो भी बेचारी क्या हो जाती थी, कृषि दास बन जाती थी। एक पीढ़ी ली, यानी कि ये लिया तो इसका लड़का भी पता चला कि वो भी क्या हो गया, वो भी दास बन गया, इनका कृषि दास बन गया, क्योंकि अभी तो इनका मूलधन यहाँ पड़ा ही है। हमें आशा और विश्वास होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब ये तीसरी प्रथा जो है दुबला हाली, इसको अच्छे से समझ लीजिए। दुबला हाली क्या है? ये सूरत में मुख्यतः जो थी, ये सूरत में प्रस्तुति या पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में सूरत में ये क्या थे? भूदास थे। जैसे ये मान लीजिए ये जमींदार है, ये जमींदार है या बड़े किसान है, बड़े किसान है या जमींदार है, इनके खेत पे मान लीजिए ये कृषक है, कृषक है ये, तो ये कृषक क्या किया कि इनके खेत को ये दे दिए, इनको जोतने बोने के लिए खेत दे दिए। तो अब ये मान लीजिए कृषक जो है इनके खेत पे जोत बो रहा है। अब ये जो भी संपत्ति बनाएगा, यानी कि अगर अपना ये मकान भी बनाया, ये कृषक अपना मकान भी बनाया या कोई सामान भी खरीदा, जैसे हमने कहा कि इसने गाय भी खरीदा जो है, बैल भी अगर ये इसके पास अगर है, या मकान गाय बैल है, और स्वयं भी यानी स्वयं भी, उसके बच्चे भी, उसके बच्चे भी, यानी उसका परिवार भी, उसका परिवार। अब ये सब क्या होते थे कि ये जो जमींदार या बड़े किसान होते थे, इनकी संपत्ति के मालिक, इस मकान के मालिक, इस गाय के मालिक, इस बैल के मालिक, और स्वयं उस किसान के भी मालिक, और उनके बच्चों का मालिक, उनके परिवार का भी मालिक कौन होगा? वो जो बड़ा किसान या जमींदार होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दुबला हाली जो है सूरत में भूदास थे, अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक किसको मानते थे? अपने मालिकों को, यानी कि अपना संरक्षक मानते थे। इस मकान का भी संरक्षक, गाय का संरक्षक, बैल का संरक्षक, अपना भी संरक्षक, अपने परिवार का भी, सबका संरक्षक इनको मानते थे, बड़े किसान या जमींदार को। तो आशा होगा कि ये भी बात समझ में आपको आ गई होगी। दुबला हाली प्रथा ये सूरत में प्रचलित थी। अब आते हैं हम चौथी प्रथा पर, देख लेते हैं। अब ये जो चौथी प्रथा थी, तीन कठिया प्रथा, इसको समझ लीजिए कि तीन कठिया, तीन कठिया, तीन कट्ठा, यहाँ सीधा अपना आप कट्ठा सभी जानते होंगे, कट्ठा, तीन कट्ठा ऐसे समझ लीजिए, यानी कि 3/20। हम सभी जानते हैं कि 1 बीघा बराबर, हमारे यहाँ जैसे 1 बीघा बराबर होता है, 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा, 20 कट्ठा हमने रख दिया। 1 बीघा हमने कहा कि 20 कट्ठा। तो ये अंग्रेज बागान मालिक जो होते थे, वो क्या करते थे? किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट करते, समझौता करते थे। तो वो क्या होता था कि जैसे ये 1 बीघा खेत है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 बीघा खेत है। अब 1 बीघा खेत में ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 बीघा खेत है, मान लीजिए एक कट्ठा है, एक कट्ठा, 1 कट्ठा या 1 बिस्सा, 1 बिस्वा, ये एक पार्ट जो है, एक पार्ट 1 बिस्वा है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह को ये 20 बिस्सा हो गया। ये पूरा 20 बिस्से में इनको 3 भाग, यानी कि ये 3 बिस्सा, 1 2 3 बिस्सा, यानी इस 20 बिस्से में 3 बिस्से में, ध्यान दीजिएगा, इस 3 बिस्से में इनको अनिवार्य रूप से किसकी खेती करनी होती थी? नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करनी आवश्यक थी। हाँ ध्यान दीजिएगा, आवश्यक थी, यानी कि ये इनको करना ही करना था। ये कॉन्ट्रैक्ट इनका था किससे? अंग्रेज बागान मालिकों से। अंग्रेज बागान मालिकों से एक अनुबंध हो जाता था, जो इसको हम 3 कठिया कहते हैं, 3/20, यानी कि 1 बीघा अगर है, 20 बिस्सा है, तो उस 3 बिस्से पे इनको क्या करना होगा? नील की खेती अवश्य करना होगा। भले अब ये 17 बिस्से में 17 बिस्वा जो इनके पास बनता है, चाहे इसमें गेहूं बोए, चाहे इसमें धान लगाए, चाहे इसमें सरसों बोए, जो कुछ भी इसके लिए फ्री है, लेकिन ये 3 बिस्सा जो है इनको अनिवार्य रूप से क्या करना था? नील की खेती करनी थी। तो इससे क्या हुआ कि बाद में जो है ये इसके नील के दाम भी घटते चले गए। जब इसके दाम भी घटते चले गए तो यहाँ पे किसानों को बड़ी परेशानी हुई। तो बाद में इसी में क्या होगा कि राजकुमार शुक्ल जी के आह्वान पे जो है गांधी जी यहाँ पे आए, और गांधी जी ने ही इस प्रथा के लिए जो प्रयास किया। तो प्रथम सत्याग्रह जो गांधी करते हैं, प्रथम सत्याग्रह जो करते हैं, वो प्रथम सत्याग्रह यहाँ पे करते हैं। यद्यपि गांधी इसके पहले 1916 में, ध्यान दीजिएगा, 1916 में बीएचयू जो बनारस यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी बीएचयू में वो व्याख्यान देने आए थे। वहां पे वो अपनी कुछ बातें कह चुके थे।
तो ऐसा नहीं था कि ये पहला मतलब सत्याग्रह भले ही पहला था, लेकिन उनका जो पहला जो यूपी में इधर इस साइड में पहला व्याख्यान था वो बीएचयू में था। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद।